आवाज मिल रही है? यस सर। क्या पढ़ा रहे थे? सिंक्रोनाइजेशन पढ़ाना है सर। कितना पेज में था सिंक्रोनाइजेशन? 215 सर। ये वाला प्रोग्राम बता दिए सर, डायरेक्टली सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को इंप्लीमेंट करना है सर। प्रोग्राम बोले थे लिखने के लिए, लिखे थे आप लोग? सर लिखे हैं। लिखे हैं, एक मिनट। मैंने ये प्रोग्राम लास्ट क्लास में समझाया था, लेकिन मैंने बोला था कि आप लोग इसको एग्जीक्यूट कराइएगा, लिखिएगा, और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और उसी को सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट वहीं पे हम लोग उसको यूज करेंगे। और आप देख रहे हैं कि मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी थ्रेड को एक सीक्वेंस ऑर्डर में सिंक्रोनाइज वे में एग्जीक्यूट करे, कि सबसे पहले फर्स्ट थ्रेड एग्जीक्यूट करे, तब दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट करे, तब दूसरा थ्रेड का कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद तीसरा थ्रेड एग्जीक्यूट करे। तो उसके लिए हम लोग सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसमें हम लोग सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करते हैं। आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले ए फंक्शन, डिस्प्ले बी फंक्शन, पहले विदाउट सिंक्रोनाइजेशन का कोडिंग हम लोग किए थे। इसमें कुछ नहीं, बस उस मेथड के पहले सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा देना है, और पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी कुछ कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करना है। ओके, चलिए सर तो स्क्रीन शेयर किया जाए। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था? सर जब हर थ्रेड को सीक्वेंशियली ही और मतलब एग्जीक्यूट कराएंगे तो फिर मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ हुआ सर उसमें? मल्टीपल मल्टीपल जैसे सर आप जब मल्टी थ्रेडिंग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं सर कि मल्टीपल थ्रेड्स को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करवाएंगे, मतलब सेम टाइम में एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो यहाँ पे तो सर हर जो दोनों थ्रेड जो होगा सर नहीं, वो यहाँ तो सर यहाँ तो सिंगल नहीं हुआ। सिंगल। यहाँ तो हुआ, एक थ्रेड को रोक दिया। अब जब तक एक थ्रेड कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तब तक दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। यही तो सिंक्रोनाइजेशन है। ओके सर। और जब सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, तब तो मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट करेगा ही। वो कॉन्सेप्ट मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। तो सिंक्रोनाइजेशन तो तुम्हारे मल्टी थ्रेडिंग को क्या करेगा? ब्रेक करेगा ना। यस सर, प्रोहिबिट करेगा। स्क्रीन शेयर करो। परमिशन मैं दे रहा हूँ। विजिबल है ना सर? सर पहले एक पैटर्न क्लास बनाया है, इसमें एक मेथड बना है प्रिंट ए का जो ए को प्रिंट करेगा 10 टाइम्स, और एक प्रिंट बी मेथड बनाया है जो बी को 10 बार प्रिंट करेगा सर।
उसके बाद सर थ्रेड ए क्लास बना लिए जो कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और थ्रेड ए का कंस्ट्रक्टर लिए हैं सर, जिसमें पैटर्न क्लास का ऑब्जेक्ट को हम एज अ पैरामीटर पास करवाए हैं। और क्योंकि सर जो हमारा यहाँ पे ये जो मेंबर वेरिएबल जो हमारा यहाँ पे बनाए हैं पी सर, पैटर्न क्लास का ऑब्जेक्ट, और यहाँ का जो पैरामीटराइज्ड जो हमारा ऑब्जेक्ट है, दोनों का नाम सेम है। तो करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है हमारा दिस सर, तो दिस डॉट पी इक्वल टू पी में असाइन करा लिए हैं। और क्योंकि रनेबल इंटरफेस को ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उसमें एकमात्र मेथड जो होता है हमारा रन मेथड, उसका इस्तेमाल किया और उसके अंदर पी इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सर। और इसका इस ऑब्जेक्ट से इस क्लास का मेथड को हम लोग यहाँ पे इन्वोक करवा लिए, प्रिंट ए वाले मेथड को। और उसके बाद थ्रेड बी क्लास बनाया सर। थ्रेड बी वाले में हम लोग ये भी रनेबल को इम्प्लीमेंट किया सिमिलरली, और इसका भी सर यहाँ पे एकमात्र मेथड रन ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग बी वाले को यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा दे रहे हैं। जो पी जो है हमारा सर वो पैटर्न क्लास का ऑब्जेक्ट है, और प्रिंट बी जो है वो इसी पैटर्न का एक हम लोग यहाँ पे मेंबर फंक्शन बनाए हैं, उसको वहाँ पे इन्वोक करवा लिए सर। और मेन मेथड के अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं सर कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम लोग पैटर्न क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिए, और फिर जो दो हम लोग यूजर डिफाइंड क्लास बनाए हैं, थ्रेड ए थ्रेड बी, दोनों का ऑब्जेक्ट बनाए, और इसको हम लोग पैटर्न को एज अ पैरामीटर भेजे, क्योंकि हम लोग जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वहां पर हम पैटर्न के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे थे, इसी वजह से इसको हम यहाँ पे पास किए हैं सर। और यहाँ पे सर क्योंकि हम लोग यहाँ पे रनेबल इंटरफेस का यूज कर रहे हैं, तो उसके पास अपना स्टार्ट मेथड नहीं होता है, तो थ्रेड क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए, और इसी दो ऑब्जेक्ट को हम एज अ पैरामीटर पास किए हैं, ताकि इसका रेफरेंस यहाँ पर चला जाए, और ताकि हम t1 डॉट स्टार्ट जब करें, तो ए जो हमारा ए क्लास, थ्रेड ए क्लास का जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, थ्रेड ए के अंदर जो हमारा रन मेथड है वो इन्वोक हो जाए। तो t1 डॉट स्टार्ट एंड t2 डॉट। अभी दोनों थ्रेड हमारा पैरेलल एग्जीक्यूट कर रहा हुआ है, एक साथ नहीं, एग्जीक्यूट कराइए। यस सर, करवा रहे हैं सर। यस सर। सर आउटपुट आ गया सर। आ गया। यहाँ पे किसको प्रिंट, ए को प्रिंट कराए हो ना? यस सर, ए और बी सर दो फंक्शन बनाया है। हाँ, कोडिंग दिखाओ। ऊपर ले जाओ। ओके, इसमें थ्रेड को सस्पेंड करो, तो ये को थ्रेड डॉट स्लिप लगा दो। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उसमें लगाओ, अच्छा सर, प्रिंट यहाँ ए पे और लगाए। प्रिंट बी में। ऊपर ऊपर वाला पैटर्न वाला क्लास में जी। यस सर समझ गया।
हो गया सर। रन कराइए, इसको रन कराइए। कंपाइल पहले करा लो। कंपाइल पहले कराओ। कंपाइल करो विनायक कुमार। तो देख रहे हो दोनों ट्रेड एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहा है ना यहाँ पे, एक साथ कर रहा है सर। एक साथ कर रहा है ना दोनों ट्रेड। यस सर। अब जैसे ही एक थ्रेड को सस्पेंड कर रहे हैं, दूसरा थ्रेड को एग्जीक्यूट करने का मौका मिल जा रहा है ना। यस सर। कभी बी प्रिंट कर रहा है, कभी ए प्रिंट कर रहा है, कभी बी प्रिंट कर रहा है, कभी ए प्रिंट कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले, ठीक है, एक थ्रेड कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाए तब दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट करे। इसी के लिए हम लोग सिंक्रोनाइज यूज करेंगे। चलो ऊपर यूज करो, कोडिंग में चलो, प्रिंट ए को सिंक्रोनाइज बना दो, व्हाइट के पहले सिंक्रोनाइज लगा दो। एक और जी, प्रिंट बी को भी सर। हाँ, पहले अब ए प्रिंट हो रहा है सर। देख रहे हो, Yes, sir. दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। अब वो सिंक्रोनाइजेशन में जब तक आप, जैसे ही वो खत्म होगा, बी तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा। आई बात समझ में? यस सर। यही होता है यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, जितने भी थ्रेड्स बनाओगे अगर सिंक्रोनाइजेशन में डाल दोगे तो एक एक करके सिंक्रोनाइजेशन, एक एक करके तुम्हारा थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, शुरू से इसको लाओ। शुरू से ही सर। हाँ तो ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रॉल करो आप, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए स्क्रॉल करो, लास्ट यही है। चलो अब स्क्रीन को स्टॉप करो। अब क्या अभी छोटा छोटा टॉपिक पढ़ा दें या एप्लेट प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दें, या एप्लेट प्रोग्रामिंग ही बता दीजिए सर। चलिए, तो हाँ ठीक ही रहेगा, एप्लेट प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बड़ा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे सर, तो छोटा तो हो जाएगा जल्दी में। तो आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एप्लेट का ओवरव्यू। ठीक है, और हम चलते हैं सबसे पहले पीडीएफ। उस पीडीएफ से मैं समझा देता हूँ, वीकली मोड में आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, और हम लोग ये जो बैच जावा पढ़ा था वो बहुत अच्छा बैच था,
एकदम देख रहे हो, एक भी टॉपिक कितना लास्ट में, जो भी कुछ छोटा टॉपिक है तो देखो लास्ट में पढ़ाया हुआ है, नेस्टेड क्लास, तो लास्ट में कोई भी छोटा छोटा टॉपिक ये बहुत डीप में पढ़ा हुआ है। 228 पेज का ये पीडीएफ है। यस सर, सब कुछ लिखा हुआ है, हर एक पॉइंट मेंशन किया है सर। सारा पॉइंट्स इसमें है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलिए, यही है हमारा एप्लेट प्रोग्रामिंग। तो एप्लेट प्रोग्रामिंग, अभी तक हम लोग एक तरह से एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। एप्लेट प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, एप्लेट प्रोग्रामिंग को कहा जाता है इंटरनेट बेस्ड प्रोग्रामिंग, क्योंकि एप्लेट प्रोग्राम जो होता है वो वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करता है, वेब ब्राउजर के मदद से एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है कि एन एप्लेट प्रोवाइड्स इंटरनेट बेस्ड प्रोग्रामिंग। आप जावा के सोर्स कोड को HTML वेब पेज में एम्बेड कर सकते हो। एप्लेट प्रोग्रामिंग के थ्रू आप जावा के सोर्स कोड को HTML वेब पेज में भी यूज कर सकते हो। एप्लेट प्रोग्रामिंग के थ्रू its main objective is to develop dynamic web page at the client side area। आप एप्लेट प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है, डायनेमिक वेब पेज बना सकते हैं। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के थ्रू हम लोग एप्लेट प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, और जिस तरह से जावा जेडीके टूल होता है, उसी तरह से एप्लेट व्यूअर भी हमारा एक जेडीके टूल होता है, जिसके थ्रू आप एप्लेट प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करा सकते हो एप्लेट व्यूअर के थ्रू। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि एप्लेट प्रोग्रामिंग को 14 से जेडीके 14 से एप्लेट व्यूअर का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया है। ठीक है, जेडीके 14 में तुम्हारा एप्लेट व्यूअर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, वो 14 से पहले ही एप्लेट व्यूअर जेडीके टूल हम लोग यूज करते हैं, जिसमें जिस तरह से तुम जावा के द्वारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हो, उसी तरह से तुम डॉस पे एप्लेट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हो। ओके, एप्लेट प्रोग्राम्स को आप HTML वेब पेज में एम्बेडेड कर सकते हैं, ये पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। सर जावा के मदद से जो वेबसाइट बनता होगा उसमें एप्लेट कहीं यूज होता है? नहीं जी, एप्लेट से पूरा एप्लीकेशन थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, जहाँ ग्राफिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करना है तुम एप्लेट से यूज कर सकते हो। जावा में वेबसाइट बनाना है तो JSP और सर्वलेट से बनेगा। तो सर वहां पे भी तो HTML और CSS ये सब यूज होता ही होगा ना? हाँ, बिना कोई भी वेबसाइट बिना HTML CSS का बनेगा। जावा प्लेटफॉर्म पे अगर बनाना चाहते हो तो वहां पर भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, सब कुछ यूज होता है। ASP.NET में भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप सब कुछ यूज होता है। पाइथन में भी जब वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाओगे तो वहाँ ये तो HTML CSS ये सब तो वेब प्रोग्रामिंग का पिलर है। यस सर। तो फिर सर सर्वलेट का यूज कहाँ पे करेंगे जो आप बता रहे हैं?
सर्वलेट का कोडिंग हम लोग यूज करते हैं, वो भी सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही है जो हम लोग यूज करते हैं। डेटाबेस डेटाबेस में नहीं, डेटाबेस ऐसा थोड़ी है, डेटाबेस तो जेएसपी तुम सर्वलेट दोनों सपोर्ट करता ही है, ये दोनों जेएसपी सर्वलेट दोनों। जब तुम EJB यूज करोगे, इंटरप्राइजेज जावा बीन्स टाइप का एप्लीकेशन बनाओगे, ठीक है, तब वहां पे सर्वलेट हम लोग वहां पे यूज करते हैं सर्वलेट का कॉन्सेप्ट। इट डज नॉट कंटेन मेन मेथड, ये मेन मेथड को नहीं रखता है। अभी तक एप्लीकेशन प्रोग्राम में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता था, एप्लेट प्रोग्रामिंग में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कहीं नहीं मिलेगा। इट सपोर्ट्स ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग, एप्लेट क्या सपोर्ट करता है? ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। इट इज सिक्योर रेदर देन एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम से सिक्योर होता है, ठीक है, ड्यू टू इंटरनेट बेस्ड। एप्लेट प्रोग्राम मस्ट बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एप्लेट क्लास, एप्लेट क्लास को क्रिएट करने के लिए, एप्लेट प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एप्लेट क्लास यूज करते हैं। कैसे आप थ्रेड क्रिएट करने के लिए थ्रेड क्लास को इनहेरिट करते हो, उसी तरह से एप्लेट प्रोग्राम को बनाने के लिए एप्लेट क्लास को क्या करेंगे? इनहेरिट करेंगे। एप्लेट क्लास तुम्हारा java.applet पैकेज में होता है, ठीक है। बिना एप्लेट क्लास का तुम एप्लेट प्रोग्रामिंग नहीं लिख सकते हो, और जब एप्लेट क्लास यूज करोगे तो java.applet पैकेज को क्या करना होगा? इंपोर्ट करना होगा। एप्लेट क्लास मस्ट बी पब्लिक, एप्लेट क्लास को पब्लिक बनाना मैंडेटरी है, क्योंकि सो इट कैन बी सेव्ड विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास नेम। जब एप्लेट क्लास पब्लिक है तो एप्लेट प्रोग्राम को हमेशा क्लास नेम से ही सेव करेंगे, ठीक है। ऑल क्या लिखा हुआ है? ऑल रिक्वायर्स प्लगइन्स, ठीक है, फॉर एग्जीक्यूटिंग इन HTML वेब पेज, इट इज मेजर ड्रॉबैक। मतलब एप्लेट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए वेब ब्राउजर के थ्रू प्लगइन का जरूरत पड़ता है, तो ये एप्लेट प्रोग्राम का क्या है? मेजर ड्रॉबैक है। एप्लेट प्रोग्राम को तो तुम एप्लेट व्यूअर के मदद से एग्जीक्यूट करा लेते हो, लेकिन जब तुम एप्लेट व्यूअर यूज नहीं करोगे, ठीक है, डायरेक्ट तुम एप्लेट प्रोग्राम को HTML वेब पेज में एम्बेड करके जब तुम एग्जीक्यूट कराओगे तो वहां पर आपको यूज करना होगा, ठीक है, क्या? प्लगइन यूज करना होगा। प्लगइन कहने का मतलब आप ऑलरेडी समझते हैं, एक जैसे वर्डप्रेस में होता है सर, जैसे वर्डप्रेस में बहुत सारा प्लगइन होता है जो बिहेवियर को क्या करता है? परफॉर्म करता है, ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। जैसे पेमेंट गेटवे का है तो पेमेंट गेटवे का प्लगइन है, इमेज गैलरी का क्या है? प्लगइन है, ठीक है। फिर गूगल मैप का, गूगल कैप्चा कोड का, हर चीज का प्लगइन तुम्हारा क्या है? अवेलेबल है। तुम चाहते हो कि अपने वेबसाइट को, ठीक है, लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना चाहते हो। अब तुम चाहते हो कि हमारा वेबसाइट अभी इंग्लिश में है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देना है, तो हिंदी पर क्लिक करोगे, हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। फ्रेंच में कन्वर्ट करना चाहते हो, फ्रेंच में हो जाएगा। उर्दू में कन्वर्ट करना चाहते हो, उर्दू में हो जाएगा। आप अपने वेबसाइट में ये फैसिलिटी दे सकते हैं ASP.NET में, अगर जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो बना रहे होंगे, एक फैसिलिटी दे देना कि आप अपने वेबसाइट को किसी भी अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? कैसे देंगे सर? प्लगइन इंस्टॉल करके। बिल्कुल, प्लगइन से ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लेट लाइफ साइकिल को सीखना होगा। जैसे थ्रेड लाइफ साइकिल होता है, जैसे वही चीज है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी तरह से एप्लेट लाइफ साइकिल भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एप्लेट प्रोग्राम का लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, और उस लाइफ साइकिल में एप्लेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है। तो लिखा हुआ है एप्लेट लाइफ साइकिल के बारे में कि एप्लेट प्रोग्राम कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है। इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ
4 स्टेट्स, 4 स्टेट होता है एप्लेट लाइफ साइकिल का। एक न्यू स्टेट होता है, एक रनिंग स्टेट होता है, एक सस्पेंडेड या ब्लॉक स्टेट या वेटिंग स्टेट बोलो, और एक हमारा यहाँ पे टर्मिनेटेड स्टेट होता है, राइट। न्यू स्टेट में एप्लेट प्रोग्राम हमारा क्रिएट होता है या इनिशियलाइज होता है। सबसे पहले न्यू स्टेट में सबसे पहले एप्लेट प्रोग्राम हमारा क्रिएट होगा यानी इनिशियलाइज होगा, ठीक है। इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इनिट मेथड। एप्लेट को इनिशियलाइज करने के लिए इनिट मेथड यूज करते हैं, और इनिट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसको यूजर के द्वारा कॉल करने की जरूरत नहीं है। एप्लेट लाइफ साइकिल का एक मेथड होता है इनिट मेथड, जो सबसे पहले यही एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और ओनली फर्स्ट टाइम, ओनली वंस टाइम, ठीक है। क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, it is performed with the help of init method of applet class. This method is called automatically and only once time. एक ही बार ये एग्जीक्यूट करता है और फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही एप्लेट प्रोग्राम इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा रनिंग स्टेट काम करेगा, एप्लेट हमारा रनिंग मोड में चला जाएगा। In this state, an applet program is being executed with the help of a start method. एप्लेट प्रोग्राम इनिशियलाइज करने के बाद एप्लेट प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, यूजर को स्टार्ट मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं होता है। हाँ, जब सेकेंड टाइम एप्लेट प्रोग्राम को फिर से आप सस्पेंड करके फिर से स्टार्ट करोगे तो फिर से आपको स्टार्ट करना होगा, नहीं तो फर्स्ट टाइम एप्लेट प्रोग्राम इनिशियलाइज करने के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दिस मेथड कैन बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली एंड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। स्टार्ट मेथड को मल्टीपल टाइम्स तुम क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ओके। सस्पेंडेड स्टेट क्या कहता है, सस्पेंडेड स्टेट कहता है इन दिस स्टेट एन एप्लेट इज सस्पेंडेड फॉर सम टाइम विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप मेथड। एप्लेट प्रोग्राम को कुछ समय के लिए आप स्टॉप कर सकते हो, लेकिन जब आप किसी भी एप्लेट प्रोग्राम को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दोगे तो उसको फिर से रिज्यूम किया जा सकता है। यानी एप्लेट प्रोग्राम को जब स्टॉप मेथड के द्वारा स्टॉप कर देंगे तो फिर से इसको रिज्यूम करने के लिए फिर से हम स्टार्ट मेथड यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब कि स्टार्ट मेथड कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, स्टॉप मेथड कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। स्टार्ट मेथड को भी मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं और स्टॉप मेथड को भी मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कॉल कर सकते हो, ओके। टर्मिनेटेड स्टेट, जब एप्लेट प्रोग्राम को तुम टर्मिनेट कर दोगे डिस्ट्रॉय मेथड के द्वारा, तब फिर एप्लेट प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, फिर उसको तुम रिवाइव नहीं कर सकते हो, फिर उसको रिज्यूम नहीं कर सकते हो, यानी एप्लेट प्रोग्राम हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। जब वेब ब्राउजर को क्लोज कर दोगे तो एप्लेट प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, ओके। और डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद वो एप्लेट प्रोग्राम डेड स्टेट में चला जाएगा, टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा, बाद में फिर उसको तुम रिवाइव रिज्यूम नहीं कर सकते हो, ओके। फिगर देख रहे हो, एप्लेट लाइफ साइकिल में आ जाए, थ्रेड लाइफ साइकिल आ जाए, एप्लेट लाइफ साइकिल आ जाए तो फिगर जरूर बनाना। न्यू स्टेट देख रहे हो, थ्रेड हमारा सबसे पहले न्यू स्टेट में होगा। जैसे ही तुम स्टार्ट करोगे, ठीक है, जैसे ही तुम स्टार्ट करोगे थ्रेड हमारा रनिंग स्टेट में आ जाएगा, स्टॉप करोगे वेटिंग स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, और वेटिंग से तुम फिर इसको स्टार्ट करोगे तो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। अगर डिस्ट्रॉय रनिंग स्टेट से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, रनिंग स्टेट से डिस्ट्रॉय कर दोगे तो एप्लेट हमारा टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा, या एप्लेट कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया है, तुम सस्पेंडेड स्टेट से रनिंग स्टेट में भी भेज सकते हो, या वेटिंग स्टेट से डायरेक्ट टर्मिनेटेड स्टेट में क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। टर्मिनेटेड एप्लेट लाइफ साइकिल का 4 मेथड हमेशा याद रखना, एक इनिट मेथड, एक स्टार्ट मेथड, एक स्टॉप मेथड, एक डिस्ट्रॉय मेथड। याद रहेगा, इनिट मेथड से एप्लेट प्रोग्राम इनिशियलाइज होता है, ये एप्लेट लाइफ साइकिल का फर्स्ट मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है और ओनली वंस टाइम कॉल होता है पूरे एप्लेट लाइफ साइकिल में।
इनिट मेथड के बाद ऑटोमेटिकली कॉल होता है स्टार्ट मेथड, जो एप्लेट प्रोग्राम को क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। अब एप्लेट प्रोग्राम को तुम वेटिंग स्टेट में भेजने के लिए एप्लेट प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। जब एप्लेट प्रोग्राम को स्टॉप कर दोगे तो एप्लेट प्रोग्राम हमारा वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। तुम चाहते हो कि हमारा सस्पेंडेड एप्लेट ठीक से फिर से रिवाइव हो जाए, तो फिर से तुम स्टार्ट मेथड यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि स्टार्ट मेथड और स्टॉप मेथड अपने अनुसार मल्टीपल टाइम्स यूजर के अनुसार क्या हो सकता है, कॉल हो सकता है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग अगर एप्लेट प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दोगे, अगर एप्लेट प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो सीधे वो एप्लेट प्रोग्राम हमारा टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाएगा। एप्लेट लाइफ साइकिल का मेथड भी लिखना होगा, ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है, तो मैंने बोला कि एप्लेट क्लास का 4 मेथड तुमको लिखना होगा। फर्स्ट में इनिट मेथड, दूसरा स्टार्ट मेथड, थर्ड हमारा स्टॉप मेथड और फोर्थ हमारा डिस्ट्रॉय मेथड। तो मोटा मोटी ये समझ लो कि इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। एप्लेट प्रोग्राम को इनिशियलाइज करने के लिए इनिट यूज करते हैं। अगर एप्लेट प्रोग्राम में कुछ डिक्लेरेशन करना चाहते हो, ठीक है, जो भी कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना चाहते हो, वो सब तुम इनिट मेथड के अंदर कर सकते हो। और इनिट ही एक ऐसा मेथड है जो एप्लेट लाइफ साइकिल का फर्स्ट मेथड है, जो वो कॉल होता है और फर्स्ट टाइम ही कॉल होता है, उसके बाद फिर सेकेंड टाइम इनिट मेथड पूरे एप्लेट लाइफ साइकिल में फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस मेथड इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एप्लेट प्रोग्राम। In this method, we can initialize variable and allocate memory for object. Syntax में ये एप्लेट क्लास का मेथड है। कैसे थ्रेड क्लास का मेथड था पब्लिक वॉइड रन, उसी तरह से इसका मेथड है एप्लेट क्लास का इनिट मेथड। और एप्लेट क्लास जावा डॉट एप्लेट पैकेज में अवेलेबल है। ओके, इनिट मेथड के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिख दोगे। दूसरा है तुम्हारा स्टार्ट मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लेट। एप्लेट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। पब्लिक वॉइड स्टार्ट, इसके अंदर स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या दे दिए, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। उसके बाद थर्ड में हमने क्या दे दिया, स्टॉप। दिस मेथड इज यूज्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लेट। This method is used to stop the execution of applet। ठीक है, पब्लिक वॉइड स्टॉप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये एप्लेट प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। और एप्लेट प्रोग्राम को ऐसा नहीं कि स्टॉप करने के बाद एप्लेट प्रोग्राम हमारा डेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। एप्लेट प्रोग्राम को, सर साउंड कम कीजिए, स्टॉप मेथड हाँ, तो एप्लेट प्रोग्राम को तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लेट। और फिर स्टॉप मेथड के बाद तुम एप्लेट प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हो, याद रखना। और एक चीज ये भी रखना कि एप्लेट प्रोग्राम स्टॉप मेथड ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है, इनिट और स्टार्ट मेथड ही ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है। और जब एक बार एप्लेट प्रोग्राम को स्टॉप कर दोगे तो फिर उसको तुम स्टार्ट कर सकते हो। ओके, डिस्ट्रॉय मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड टू टर्मिनेट एप्लेट प्रोग्राम। एप्लेट प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग डिस्ट्रॉय मेथड यूज करते हैं। यही एप्लेट लाइफ साइकिल का मेथड है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रोग्राम पे ले चलेंगे, कैसे एप्लेट प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, कैसे प्लगइन हम लोग यूज करेंगे, कैसे एप्लेट व्यूअर यूज करेंगे, कैसे एप्लेट लाइफ साइकिल काम करता है, वो चीज देखेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए, आज भर इतना ही।
ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.